हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। हम लोगों ने कल अपवाह तंत्र को कंप्लीट किया था। कौन से टॉपिक को पढ़ा था कल हम लोगों ने? अपवाह तंत्र को। और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में सब कुछ पढ़ा था, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में भी सब कुछ पढ़ लिया था। और आज हम लोग कवर करेंगे दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, जिसमें आपकी गोदावरी नदी देखने को मिलेगी, कृष्णा नदी देखने को मिलेगी, कावेरी नदी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ और छोटी छोटी नदियां जो होंगी उनके बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए यूपी आरओ एआरओ जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 2024 में, तो ये जो यूपी आरओ एआरओ 2023 की वैकेंसी चल रही है, या फिर यूपी पीसीएस की अगर मैं बात करूं 2024, इन सभी के लिए यहाँ पर घटना चक्र सीरीज कवर की जाती है। टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला चलाई जा रही है वो भी सब कवर की जा रही है, जिसमें ढे आईएएस, जीएस वर्ल्ड, पीसीएस मंत्रा, इन सभी चीज़ों को कवर किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपकी तैयारी में और हेल्पफुल हो सकेंगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी अदर अपडेट्स और अदर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। तो दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित होता है। यानी अगर हम कुछ इस तरीके से देखें भारत की स्थिति को, तो ये रहा हमारा पश्चिमी घाट। ये कौन सा है जिसपे मैं लाइन खींच रहा हूँ? ये वेस्टर्न घाट हो गया। और ये वाला एरिया कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका पूर्वी घाट, जिसको हम लोग ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्थ से लेके साउथ की ओर स्थित होता है। और प्रायद्वीपीय भाग की जो अधिकतर नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती हैं। मतलब आपकी गोदावरी नदी यहाँ से निकलते हुए जाएगी इस तरफ पूर्व की ओर, फिर यहीं पे आपको कृष्णा नदी देखने को मिलेगी इस तरीके से, फिर यहाँ पे कावेरी नदी देखने को मिलेगी, यहाँ महानदी देखने को मिलेगी। तो ये सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। और नदी का मतलब हो गया कि ये जो पानी है वो पूर्व की ओर बह रहा है। इसका मतलब पूर्वी छोर कैसा है? ढाल नुमा है, यानी कि मंद ढाल है जहाँ पे पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। और पूर्वी जो छोर है यानी पूर्वी घाट, उसको हम बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। आगे देखते हैं, ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में ऐसे करके यहाँ पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मिलने से पहले ही ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि पश्चिमी घाट की जो नदियां होती हैं वो ज्वार नदमुख बनाती है। क्या बनाती हैं? वो ज्वार नदमुख बनाती हैं, जिसको हम लोग एस्चुरी भी कह देते हैं, जो ऊपर से सीधे नीचे गिर जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती, माही ये मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और ये ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख नदियां। जैसे आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है जो दक्षिण भारत के अंतर्गत कहलाता है, ये वाला, ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट हो गया। दोस्तों क्या हो गया? ये वेस्टर्न घाट हो गया। और इधर आपको देखने को मिलेगा अरब सागर। ठीक है, ये सारा का सारा अरब सागर है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ देखिए, ये कृष्णा नदी जा रही है इस तरीके से, ये गोदावरी नदी जा रही है, ये कावेरी नदी जा रही है, और इसी तरीके से महानदी जा रही है। बहुत सारी नदियां हैं जो पूर्वी घाट में जा रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और डेल्टा का निर्माण करेंगी। लेकिन वहीं पे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, ये जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये मुख्य रूप से अरब सागर में गिरती हैं और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो यही चीजें हमने पढ़ी अभी मैप के माध्यम से। अब इस पे और डिटेल से समझते हैं यहाँ पर हर एक नदियों के बारे में। जैसे नर्मदा नदी की बात अगर हम करें तो आप देख पाएंगे नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। हालांकि अमरकंटक चोटी से तीन तरफ नदियां बहती हैं। एक तो इधर ऊपर की ओर बहती है सोन नदी, जो आपके पटना के पास जाके गंगा नदी में मिल जाती है। पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, जो आपके अरब सागर में गिरती है। और पूरब की तरफ ही एक नदी बहती है जो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है।
अच्छा, नर्मदा नदी पर फिर से वापस आते हैं। जो अमरकंटक चोटी से निकलती है और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की एक सबसे बड़ी नदी है। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि सर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी है, लेकिन दोस्तों गोदावरी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है और यहाँ कहा जा रहा है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की है। इसके उत्तर में यानी नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। तो आप कह सकते हो कि जैसे अगर ये नर्मदा नदी बह रही है तो यहाँ ऊपर में आपको देखने को मिलेगा विंध्याचल पर्वत और नीचे को देखने को मिलेगा आपको सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा के नीचे एक और नदी बहती है जिसको हम लोग माही नदी के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि ये जो सतपुड़ा की रेंज है ये किन नदियों के बीच में या किन नदियों की भ्रंश घाटी के बीच में है। तो ऊपर नर्मदा, नीचे माही, इनके बीच में सतपुड़ा है। और अगर नर्मदा नदी की बात करें तो ऊपर विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा, इसके बीच में। तो ये चारों का क्रम आपको याद होना चाहिए। तो उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा है और इन दोनों पर्वतों के बीच में एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर ही नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अधिकतम नदियां पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब पश्चिमी सिरा जो है, पश्चिमी घाट का, वो ऊपर उठा हुआ है, जबकि पूर्वी सिरा नीचे धसा हुआ है, यानी कि मंद है, ढाल इसी तरफ है कि पूरब की ओर नदी बह रही है। लेकिन अगर कोई नदी पश्चिम की ओर बह रही है तो इसका मतलब है कि वो पर्वतों के बीच में से एक भ्रंश घाटी के रूप में बह रही होगी, जहां पर उसे ढाल पश्चिम की ओर मिल रहा है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर और नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर सैलों में नर्मदा नदी गहरे गौर्ज से बहती है और जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, जहां धुआंधार जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में। वहीं ताप्ती या तापी नदी या तापी नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर होती है। कितनी है? 724 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर, जिसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में जाती है और यह भी अरब सागर में एक ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह नदी महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो जो गोदावरी नदी है वो पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, चाहे फिर वो अरब सागर की ओर गिरे या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है कि प्रायद्वीपीय नदी में, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है प्रायद्वीपीय भारत में। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुदुचेरी यानी यनम में है। अब आप कहोगे सर हमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो समझ में आ गया, कर्नाटक भी आ गया, लेकिन इसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कैसे शामिल हो गए? तो देखिए, द्रोणी का मतलब होता है कि केवल अकेले गोदावरी नदी नहीं, बल्कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, इंद्रावती, ये जो सहायक नदियां हैं, ये जिन राज्यों से होकर बहते हुए गोदावरी में अंतिम रूप से मिल जाती हैं, तो ये सभी नदियां गोदावरी की द्रोणी या अपवाह तंत्र ही कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें पूर्णा नदी पूछा जाता है, प्राणहिता पूछा जाता है, मंजीरा पूछा जाता है, इंद्रावती पूछा जाता है और वेनगंगा पूछा जाता है। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण ही दक्षिण गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है। जबकि अगर यहीं पर एक शब्द एंट्री करा दूं मैं कि दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की जो गंगा होती है वो कावेरी हो जाती है, लेकिन यहाँ कह रहा है दक्षिण गंगा, और दक्षिण गंगा का जो नाम है वो गोदावरी के लिए प्रयोग किया जाता है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर तक प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
तो कृष्णा की जो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां आपको याद रखनी है पंचगंगा और दूधगंगा, क्योंकि ये क्या होती हैं, जो गोदावरी की वेन गंगा जो सहायक नदी है, इससे कंफ्यूजन हो जाता है कि गंगा वर्ड यूज आ रहा है। वहीं आपको मूसी और भीमा नदी याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी भी जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, यानी इन 4 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र का विस्तार है। कृष्णा नदी जो जल विवाद है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, जिसमें कि RS बछावत और ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है। महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है, जो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, और यह 851 किलोमीटर लंबी नदी है, जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में प्रवाहित होती है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में प्रवाहित होती है। और इसके बाद हम देखते हैं, और वहां से निकलते हुए ये पारादीप के पास, ओडिशा के पास एक द्वीपीय क्षेत्र है पारादीप, वहां पर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करता है। तो जितनी भी नदियां प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों। और जितनी भी प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो वो सभी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी ज्वार नदमुख का। कावेरी नदी की बात करें तो ये कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर की लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और ये तिरुचिरापल्ली कहाँ है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। जब ये पठारी क्षेत्रों से या पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतर जाती है, तो ये दक्कन पठार में बहती है, जहां पर यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है, यानी कि 3 नदी द्वीपों का निर्माण करती है। हालांकि ब्रह्मपुत्रा नदी भी माजुली नाम के एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा एक नदी द्वीप है। हालांकि यहाँ पर भी ये श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम, शिव समुद्रम, इन तीनों द्वीपों का निर्माण कावेरी नदी करती है। कावेरी की जो सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, जैसे अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, तो आपको हेमावती और काबिनी जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न में पूछा गया है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी का बनता है। किसका? कावेरी नदी बनाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आपको गंगा भी देखने को मिलेगा। जो ये पूरे भारत की बात हो रही है, यहाँ पे कोई दक्षिण भारत की बात नहीं हो रही है। तो पूरे भारत में आयतन के हिसाब से जलप्रपात सबसे बड़ा कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलुरु, कोलार स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। एश्वरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है, जो ये बार बार हम लोग एश्वरी यानी कि जो ज्वारनदमुख शब्द है, इसको जो सुन रहे हैं, तो ये जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है, जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चल जाते हैं। यानी समुद्र से संलग्न तो होता है तटीय क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर समुद्र के मलबे में जाके वो बह जाता है, और समुद्र तथा नदियों के ऐसे मिलन बिंदु को ही हम एश्वरी यानी ज्वार नदमुख कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एश्वरी सेंट लॉरेंस नदी की है, जो कि आपके यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है। अब यहाँ पर हम कुछ नदियों की बात करेंगे और उनके उद्गम क्षेत्र की बात करेंगे। लंबाई की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे नर्मदा की बात करें तो ये अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती, जो कि 1312 किलोमीटर उसकी लेंथ है। ताप्ती नदी की बात करेंगे तो मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। गोदावरी जो कि त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, और ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण भाग की सबसे बड़ी नदी है किलोमीटर की रेंज में। उसके बाद कृष्णा की बात करेंगे तो ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लेंथ 1400 किलोमीटर है। इसके बाद कावेरी जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोडागु कर्नाटक से निकलती है। महानदी जो कि सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और अब कुछ नदियां हैं और उसकी सहायक नदियों की बात होगी। जैसे गोदावरी की जो सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती। तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि मंजीरा पूछी जाती है, इंद्रावती पूछी जाती है और वर्धा पूछी जाती है। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। वहीं कृष्णा की सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा
मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पंचगंगा और दूधगंगा, क्योंकि वेनगंगा से कंफ्यूजन क्रिएट करती है। वहीं मूसी और भीमा ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां, इसकी याद रखना है। कावेरी की सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, जिसमें आपको काबिनी को बिल्कुल याद रख लेना है क्योंकि इसकी सहायक नदियों में इंपॉर्टेंट है। वहीं महानदी की बात करेंगे तो शिवनाथ, हसदेव, इब और तेल। तो इब नदी जो है और तेल नदी, इन दोनों को इंपॉर्टेंट रूप से याद कर लेना, क्योंकि कई बार इब नदी को प्रश्न पूछा गया है कि ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग अपने एमसीक्यू सीरीज को। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो निर्माण करती हैं ज्वार नदमुख का। किसका निर्माण करती हैं दोस्तों? ज्वार नदमुख का। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। यह बात भी सही है। इसीलिए आप देखोगे जो पूर्वी घाट की ओर नदियां बहती हैं उनकी लंबाई किलोमीटर में ज्यादा है। चाहे आप गोदावरी नदी को देख लो या फिर कृष्णा नदी को देख लो, ये दोनों ही लंबी नदियां हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट की नदियां छोटे मार्ग पे बहती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। तो अब हम देखते हैं, इसका आंसर ए दे रहा है कि दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप इसकी व्याख्या को पढ़ लेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं, डेल्टा का निर्माण भी बनाती हैं। वहीं पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं, छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, और इस आधार पर हम दोनों ही बातों को सही समझते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो ये बात सही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं, तो उसमें आप महानदी को देख सकते हो, गोदावरी को देख सकते हो, कृष्णा नदी को देख सकते हो, और आप कावेरी नदी को देख सकते हो। ठीक है, ये जो प्रमुख नदियां हैं ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर आपको मिलेगी विंध्याचल श्रेणी, फिर बीच में नर्मदा नदी, फिर नीचे सतपुड़ा श्रेणी, और फिर उसके नीचे माही नदी। तो नर्मदा और माही दोनों भ्रंश घाटियों में होकर बहती हैं, इसलिए इनका ढाल पश्चिम की ओर होता है, न कि पूरब की ओर। तो दोनों ही बातें सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की कोई व्याख्या कर रही है कि नहीं? तो बिल्कुल कर रही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों? यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, तो यह बात सही है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, यह भी सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ऐसी बात नहीं है। मध्य भारत से इसका जो ढलान है मुख्यतः पूरब की ओर है, यानी पूर्वी छोर की ओर है, इसीलिए अधिकतम नदियां पूरब की ओर बहती हैं। लेकिन ये रिफ्ट घाटी में बहती है, इसलिए जो है कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये इधर की ओर बहती है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि ये पूछ रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर ही क्यों बहती है। तो ये मुख्य कारण हो जाएगा इसका रिफ्ट घाटी, क्योंकि ऑप्शन में आप देखेंगे 1 और 2 कहीं नहीं दिया है, लेकिन एक ऑप्शन अकेले दे रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड, इसकी एक विशेषता है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बह रही, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिफ्ट घाटी तो मौजूद है, तो आखिर वही आंसर सही हो जाएगा, ए वाला। अब देखिए यहाँ पे स्टार बना दिया, यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई सही नहीं है, ये हम मान नहीं सकते, क्योंकि पहला ऑप्शन तो सही है, तो इसलिए ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? तो मैंने आपको बताया कि विंध्याचल और सतपुड़ा, यानी कि नर्मदा नदी के अगर हम उत्तर की बात करें तो यहाँ विंध्याचल है, और साउथ की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सतपुड़ा होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से अगला प्रश्न है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो भाई 2 पर्वत श्रेणियों का मतलब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, तो कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो ये हमारी बहती है नर्मदा नदी, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। जबकि माही नदी क्या होती है? ये विंध्याचल के ऊपर बहती है, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है,
नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वार नदमुख बनाती है। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, यह बात सही है। तो ए गलत है, आर सही है। इट मीन्स कि डी ऑप्शन आप पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश ध्रोड़ी से होकर बहती है? तो आप देखोगे कि नर्मदा नदी जो है कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जबकि गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। गंगोत्री के गोमुख से निकलते हुए मैदानी क्षेत्रों में बहते हुए जाती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी भी आपके मानसरोवर झील से आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। और कृष्णा नदी आपके महाराष्ट्र से निकलती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? भ्रंश घाटी का। भ्रंश कगार का नहीं, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो देखिए, गोदावरी भी करेगी, कावेरी भी करेगी, महानदी भी करेगी, लेकिन नर्मदा नहीं करेगी, क्योंकि जो पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। और गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिर के डेल्टा बनाती हैं। जबकि अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां सामान्यतः क्या बनाती हैं? तो ये आपका ज्वार नदमुख बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? ज्वार नदमुख बनाती है। तो ये नर्मदा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो भाई संरचनात्मक मूल, यानी कि संरचना के स्तर पे ये भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए यही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो अब आप देखेंगे, ताप्ती नदी और नर्मदा ये दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि गंगा और स्वर्ण रेखा ये दोनों ही नदियां क्या करती हैं? डेल्टा बनाती है। तो इसलिए यहाँ पे स्टार लग गया है, क्योंकि सी और डी दोनों ही यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो भाई विभ्रंश घाटी में देखिए, अब यहाँ पर ताप्ती ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नर्मदा और ताप्ती दोनों ही विभ्रंश घाटी में बहती हैं। अब यहाँ इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि तापी या ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, और यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में विस्तृत है, और यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा के अतिरिक्त एक विभ्रंश घाटी में यह भी प्रवाहित होती है, और साथ ही साथ यह ज्वार नदमुख बनाती है, यानी ऐश्वर्य का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो देखिए, तापी नदी प्रवाहित होती है, और साथ ही साथ कौन सी नदी होती है? नर्मदा नदी होती है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो भाई देखिए, महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, लेकिन ताप्ती नहीं गिरती है, क्योंकि ताप्ती अरब सागर में गिरती है, जिस तरीके से आपकी नर्मदा नदी गिरती है। फिर अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी में गोदावरी नहीं, कावेरी नहीं, कृष्णा नहीं, बल्कि तापी। और तापी के बाद और कौन सी नदी है? तो नर्मदा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का एक भाग है? तो नर्मदा बेसिन का जो भाग है वो राजनांद गांव हो जाएगा, राजनांद गांव। ये छत्तीसगढ़ स्पेशल प्रश्न है दोस्तों। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी निकलती है अमरकंटक पर्वत से, और ये मैंने आपसे पूछा भी था जो है कि, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, महानदी को ये बताएगा आपका सिहावा पहाड़ी से, लेकिन देखा जाए तो मुख्य रूप से अमरकंटक के हिस्से के रूप में यहाँ से वो निकलती है, इसलिए तीनों ही नदियों को हम मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो पश्चिम की ओर जाती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अमरकंटक से होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सोनमुड़ा, या बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सोन बच्छरवार, जो कि बिलासपुर जिले में है। और अल्टीमेटली ये फाइनली आपको अमरकंटक के अंतर्गत ही देखने को मिलता है, इसलिए बड़े ऑप्शन के अंतर्गत आपको अमरकंटक ही लगाना चाहिए।
अगला प्रश्न है आपका, पश्चिम की ओर यानी कि वेस्ट वर्ड प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती नदी बहती है, लेकिन राप्ती नहीं, क्योंकि ये जो राप्ती नदी है दोस्तों, इसके तट पर आपको उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर देखने को मिलेगा और ये आपके पूरब की ओर बहती है, यानी कि गंगा नदी में आगे जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती हो जाएगी। अच्छा, यहाँ देखिए राप्ती लिखा है, घाघरा की सहायक नदी है जो कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और इसी राप्ती के तट पर मैंने बताया कि गोरखपुर शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो यहाँ पे नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गंगा, गोदावरी, यमुना ये पूर्व की ओर बहती हैं। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो आप देखोगे गोदावरी भी निकलती है, कावेरी भी निकलती है, कबाम भी निकलती है, लेकिन ताप्ती या तापी ये जो है कि पश्चिमी घाट से नदी नहीं निकलती है, क्योंकि तापी नदी जो है वो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, कबाम ये सभी पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर जाके मिल जाती हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा ये तीनों ही बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी। ये कैसे करती है? मान लीजिए कर्नाटक के जिले मतलब कर्नाटक राज्य से निकलती है और ऐसे करके फिर ये आगे जाके बढ़ जाती है और यहाँ पे इसे देखने को मिलता है श्रीरंगपट्टनम नाम का एक द्वीप, और ये आगे जाके ऐसे मिलते मिलते फिर ये आपस में मिल जाती है और फिर ये कुछ दूर ऐसे बहती है एक साथ होके, फिर ऐसे ऐसे करके अलग हो जाती है। फिर यहाँ पे इसे शिव समुद्रम द्वीप देखने को मिल जाता है, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे फिर ये आगे बहती है और फिर आगे जाके ये बट जाती है और यहाँ पे फिर से श्रीरंगम एक द्वीप देखने को मिलता है और इस तरीके से बढ़ते हुए यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप देखोगे 3 जगह ये अपने 2 धाराओं में विभक्त हो रही है, 3 जगह जो है कि या 3 बार। तो कावेरी नदी की ये विशेषता होती है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे, कावेरी नदी का उद्गम क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है जो कि कर्नाटक से होता है। ठीक है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगर अमरकंटक से बात करें तो अमरकंटक से आपको सोन नदी देखने को मिलेगी, नर्मदा नदी भी देखने को मिलेगी और महानदी भी देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तमिलनाडु के पास ही ये पुदुचेरी से भी गुजरती है, क्योंकि कुछ एरिया जो पुदुचेरी का तमिलनाडु के समीप है तो वहां से भी गुजरती है ये। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है किसको? दक्षिण की गंगा। क्या वर्ड यूज किया गया? दक्षिण की गंगा। और ऑप्शन में आपको गोदावरी, कावेरी दोनों है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही चीज मैं आपको कंफ्यूजन जो हो रहा है उसे दूर कर रहा हूं शुरू से लेकर अब तक, कि दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा अगर वर्ड आए तो आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी, लेकिन अगर दक्षिण की गंगा ऐसे लिख दिया गया तो आपका उत्तर होगा कावेरी। अगला प्रश्न है यहां पर, कृष्णा नदी का जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पे इन 2 राज्यों का हम उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे 4 राज्य शामिल है, 3 से 4 राज्य, तो कृष्णा नदी का विवाद उनके बीच में। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और यह विवाद 1957 से चला रहा है। हालांकि अब इस विवाद में तेलंगाना भी शामिल हो चुका है। नदियों की लंबाई के अनुसार गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम बताना है। तो गोदावरी की बात करें तो ये 1462 किलोमीटर है, मैंने बताया। नर्मदा की बात करेंगे तो लगभग 1340 किलोमीटर है। महानदी की बात करेंगे तो ये 851 किलोमीटर है और ताप्ती नदी का मुझे नहीं पता, तो ये क्रम हो जाएगा गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे लंबाई देख सकते हैं कि गोदावरी 1465, नर्मदा 1312, महानदी 851, ताप्ती 724 किलोमीटर है। और अगर मैं यहीं पर बता दूं आपको कि कृष्णा नदी की अगर बात कोई पूछे तो कृष्णा नदी आपकी 1400 किलोमीटर है, जबकि कावेरी नदी की बात की जाए तो ये आपकी 800 किलोमीटर है। गंगा नदी की बात की जाए तो ये 2525 किलोमीटर है। इतनी बात याद रखना आपको। फिर आगे देखते हैं, लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी नदी की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा आपको गोदावरी जो कि 1465, फिर कृष्णा मिलेगी आपको सेकंड नंबर पे 1400 किलोमीटर की,
फिर आपको नर्मदा मिलेगी तीसरे नंबर पे जो कि 1312 किलोमीटर है, और फिर महानदी आपको मिलेगी 851 किलोमीटर की। तो इस हिसाब से आप जब सेट करोगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि गोदावरी है 1465, कृष्णा है 1400, नर्मदा है 1312, महानदी है 851 किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आईएएस के प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया, निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो गोदावरी और कृष्णा नदियों को आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक और तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने के प्रस्ताव हैं। फिर आगे देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की क्रम, यानी कि एक तो वो किधर बह रही हैं, इस तरफ बहेंगी, पूरब की ओर बहेंगी, और उनका क्रम क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर भी हमें क्लियर करना है। तो सबसे ऊपर आपको सुवर्णरेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वैगई। तो ये आपका एक सीक्वेंस है जो आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अन्य निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो दक्षिण भारत की जो नदियां वो वृक्षनुमा जो है कि अपवाह तंत्र को रखती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से हुआ, ये बात सही है। गोदावरी का उद्भव महाराष्ट्र के नासिक जिले त्र्यंबकेश्वर से हुआ, यह भी सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। कावेरी नदी ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं, और इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है जो कोडागु जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है? अब यहां पर अगर आप देखोगे तो नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, महानदी, ये नदियां अगर हो गई तो हम इसे तीन तरीके से अलग कर सकते हैं। अब समझिएगा कैसे। अगर मैं कहूं इसका उत्तर महानदी हो तो आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, जबकि सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी ये तीनों ही अरब सागर में गिरती हैं। ये किस में गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उद्गम स्रोत के आधार पे, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्रोत है वो दोस्तों मानसरोवर झील के पास है, जो कि हमारे भारत से क्या है, बाहर है। जबकि महानदी का उद्गम स्रोत भारत में है, ताप्ती का भारत के अंदर है, और नर्मदा का भी है। तो इस आधार पे आप सिंधु नदी को अलग कर सकते हो। तो दो स्तर मैंने बताए, एक तो गिरने का स्थान यानी कि संगम का स्थान, तो तीन नदियां तो गिर रही हैं आपकी अरब सागर में, और जबकि एक नदी गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, तो इसे आप अलग कर सकते हो। वहीं अगर हम उद्गम की बात करें या उद्गम स्रोत की बात करें, तो एक नदी है सिंधु जो कि भारत से बाहर है, बाकी तीन नदियां जो कि आपके इंडिया में ही उद्गमित होती हैं। तो इसके दोनों आंसर हो सकते थे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ताप्ती बनाती है, नर्मदा बनाती है, मांडवी बनाती है। मांडवी गोवा की नदी है, ठीक है, गोवा की नदी है। जबकि महानदी नहीं बनाती क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है? तो ताप्ती नदी बनाती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, महानदी ये तीनों नदियां प्रमुख रूप से डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ओडिशा में जो अपना डेल्टा बनाती है वो महानदी बनाती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती ये तो अरब सागर में गिर जाती है। गोदावरी की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के तट के समीप डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न देखिए पूछा भी गया है, तेल नदी किस नदियों की सहायक नदी है? तो तेल नदी की अगर हम बात करें तो ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं था इसलिए ई ऑप्शन हो जाता है, और ये ओडिशा राज्य की एक प्रमुख नदी है। महानदी की एक अन्य सहायक नदी है जैसे शिवनाथ और जोंक, तो जोंक नदी को याद रखना, और वहीं इब नदी को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में जिनमें जल का अभाव है उसके आधार पे आपको बताना है। तो साबरमती घाट हो गया और साथ ही साथ ताप्ती घाट हो गया, इनमें जो है कि जल का अभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो ये हो गया अमरकंटक। क्यों हो गया अमरकंटक? क्योंकि अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना में गंगा से मिल जाती है,
और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो क्या ऐसी बात सही है? तो हम कहेंगे नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि एक दो नदियां ऐसी भी हैं जो केरल में पूरब की ओर बहती हैं। हालांकि मैक्सिमम नदियां जो है मालाबार तट की तरफ अर्थात केरल के पश्चिमी हिस्से की ओर बहती हैं, इस तरफ बहती हैं, जैसे भरतपूजा हो गया और भी पेरियार नदी हो गई, ये सब मुख्य रूप से। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि एक भी नदी ना हो जो केरल में पूरब की ओर बहे, ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो यह बात भी गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश से होते हुए ही तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर आती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आप यहां देख सकते हो कि केरल में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में पाम्बार नदी है, भवानी नदी है, काबिनी नदी है, क्योंकि ये दोनों ही नदियां कावेरी की सहायक नदी होती है। जबकि वही मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, माही ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसके आधार पर देखोगे आप तो गोदावरी हो जाएगा, लेकिन अगर गंगा का ऑप्शन होता तो गंगा हो जाता। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। ध्यान देना, गोदावरी के बाद नर्मदा का नाम मत लिख देना, महानदी का लिखना। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गोदावरी नदी बेसिन है। तो बात आती है कि पहला नदी बेसिन कौन सा है जो सबसे बड़ा है? तो प्रथम नंबर पर आता है आपका गंगा नदी बेसिन, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा होता है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? गोदावरी आती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1462। फिर दूसरे नंबर पे आती है कृष्णा, जिसकी लंबाई है 1400। तीसरे नंबर पे आती है नर्मदा, जिसकी लंबाई है 1312। चौथे नंबर पे आती है महानदी, जिसकी लंबाई है 851। तो ये बार बार मैं जो लंबाई बता रहा हूँ इससे आपको याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे गोदावरी ऑप्शन दिया है, तो यही सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि फिर वही 1462 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1462 किलोमीटर। कृष्णा की बात करेंगे तो 1400 किलोमीटर, महानदी की बात करेंगे 851, नर्मदा की बात करेंगे 1312। तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा कि ये सबसे बड़ी नदी है। तो ये था दोस्तों। अच्छा, अभी एक दो चार प्रश्न और हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार करते हैं और कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां? तो देखिए, इंद्रावती मैंने कहा था कि ऑप्शन देते हैं ये लोग बार बार, और प्राणहिता भी बार बार देते हैं। तो 2 और 3 यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो प्राणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दुधना। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां नहीं थी, बल्कि पेन्नार और वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, लेकिन ये इसकी सहायक नदियां नहीं थी। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो चंबल की, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बीहड़ भूमि का निर्माण हो जाता है, जो बड़ी बड़ी मिट्टी कट जाती है, यानी कि उसमें बीहड़ तरीके का चित्र बन जाता है। आईएएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है कि उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? ब्राह्मणी नदी, सुवर्णरेखा नदी, नागवली और वंशधारा। तो आप देखोगे 2 और 4 ये दोनों ही नदियां पूर्वी घाट से निकलकर पूर्वी तरफ यानी कि बंगाल की खाड़ी में ही मिल जाती हैं, जबकि ब्राह्मणी नदी और सुवर्णरेखा नदी नहीं निकलती हैं, क्योंकि इनका जो उद्भव होता है वो रांची के पठार से होता है। फिर अगला प्रश्न है, मलगेर नदी का उद्गम है। तो मलगेर नदी का उद्गम बेलाडीला पहाड़ी से होता है और यह नदी सबरी नदी में जाकर मिल जाती है। और आगे प्रश्न देखते हैं, नदी है और उद्गम क्षेत्र है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी सीधे व्याख्या देख लेते हैं तो मांड नदी आपको मैनपाट से मिलेगी, बनास नदी देवगढ़ पहाड़ी से, जोंक नदी सोनबेरा से और केलो नदी लुडोंग पहाड़ी से मिलती है। अगला प्रश्न है, तवा किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी? तो ये नर्मदा की है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, तवा बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल मौजूद है? तो चंद्रहासिनी देवी का एक धार्मिक स्थल मौजूद है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना
में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है? तो उत्तरी दक्कन पठार के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो ये था दोस्तों दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां। अब पूरे भारत की जो छोटी छोटी अन्य नदियां होंगी इसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, जो कि हम कल लेकर उपस्थित होंगे आपके समक्ष। और कल कोशिश करूंगा कि बायोलॉजी की भी मैं क्लास बना सकूं। हालांकि कल शाम में मैं नहीं बना पाया, लेकिन आज भी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि आज मुझे कहीं बाहर निकलना था कुछ काम से। तो कल मैं जो है कि बायोलॉजी की भी क्लास बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों जो है कि, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे जो है कि मैसेज लेकर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।